बोलती हूँ, मैं इसका जवाब अपने पैनलिस्ट से लूं, महेश जी से, लेकिन मैं आपको कोशिश करें, मुझे भी दिलवा दे, मुझे भी समझा मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पता है ये इससे ये स्पष्ट क्या हो जाता है आफ्ताब जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, आपको चिंता है हिंदुस्तान की, वो भी चाइना की, और वो भी राहुल गांधी के उस वक्तव्य की। आप कम से कम आप इस बात को लेकर तो सीख रहे हैं कि भाई, मैं जानती हूँ आप बहुत देखते हैं हिंदुस्तान के मीडिया को या फिर यहाँ की डेमोक्रेसी को, आप चाहते हैं कि उसके तिनके बराबर बन जाए। लेकिन महेश जी, और ये बड़ी बौखलाहट दर्शाता है कि शायद जवाब नहीं है अमेरिका के इस टैरिफ को लेकर, इस चिंता को या इस मेल्टडाउन को दर्शाते हुए। महेश जी जरा बता दीजिए कि अनपब्लिश्ड किताब, जिसको हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में या संविधान के अनुसार आपके उस पॉइंट्स को भी उठाने के कुछ वैलिड हिस्से होते हैं, जो अनपब्लिश्ड है, आप उसके और आपको कैसे पता कि वो पॉइंट्स वैलिड है या नहीं है? महेश जी देखिए नैना जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं, जो ये पत्रकार हैं पाकिस्तान के, अगर आपको राहुल जी के बातों पे इतना ही यकीन है तो उस बात को भी यकीन कर लीजिए। जो राहुल जी कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के का जो था अभियान, वो हमें बंद नहीं करना चाहिए था, हम जब घुस गए तबाह कर दिए, जब सारी चीजें जो है तबाही का मंजर चारों तरफ दिख रहा था, तो पाकिस्तान के इस अनुरोध को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था जो डीजीएमओ ने फोन करके कहा कि अब हमें बख्श दो। तो मेरा ये कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा देश आज जो पाकिस्तान बनके उभरा है, वहां से किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और राहुल गांधी जी को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे देश के एक सम्मानित प्रतिपक्ष के नेता है, हम उनका सम्मान करना जानते हैं, लेकिन जहां के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अरे आफ्ताब जी सुन तो लीजिए, आपको जवाब चाहिए, आप खाली कब दिखा रहे हैं? उसमें भी आप खुद ही अपनी उनके साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री जो वहां के जेलों में बंद है, और वो बंद व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीजें प्रचारित होती है कि उनके साथ जो है कुकर्म किया जाता है जेल के अंदर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कुकर्म होता है, जहां उनके मारने की जो है खबर जो है चलाई जाती है, जो आदमी ये कहता है कि मेरी जिंदगी और मौत के बीच का फासला जो है कुछ रहा ही नहीं, कब मैं मर जाऊं कुछ पता नहीं है। तीसरी बात कि जो लोग आज के डेट में इस्लाम के इतने बड़े ये लंबरदार बनते हैं, उस इस्लाम के पीठ में कैसी ये छुरा भोगते हैं, उसका प्रमाण आप देख लीजिए कि आज ये अमेरिका की वजह से जो है अपना सब कुछ जो है वो फिलिस्तीन के खिलाफ जो है अपना सारा स्टैंड ले रहे हैं, सभी तरह से जो है इजराइल और अमेरिका के लिए ये लोग जो है कहीं खड़े मिलते हैं। तो ये पैसे के ये बिकाऊ माल हैं, इनको तो एक ही चीज मालूम है कि ये अपने ईमान धर्म को बेच के ये कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो दरिंदे हैं, इन दरिंदों के बारे में अगर हम बात कम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आ जाइए कि भाई जो आज पाकिस्तान का जो आप सुनना नहीं चाहते, आपके लिए सत्य देखिए अमेरिका का जो एक अमेरिका का जो ट्रेड डील है, या जो अभी जिंदल साहब ने बताया, ये जो देवनाथ जी ने बताया, देखिए पाकिस्तान से तुलना करके और इस तरह से बात करके और ऐसे लोगों को बिठा के हम लोग का समय जाया होता है नैना जी, ऐसे लोगों की बदजुबानी की वजह से। तो अब जो बात आती है कि भाई आखिर में अमेरिका और भारत का जो हमारा ट्रेड पैक्ट है या ट्रेड डील हुआ है, इसका जो बेनिफिट जो है वो किस प्रकार से देश को मिलने जा रहा है और कितनी खुशी है देश में, ये खुशी शायद इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस चीज को जो है ये लोग कहीं मुनीर जो है जाके जो तलवे चाट रहा था, या इनका शहबाज शरीफ जो जाके मत्था टेक रहा था और कैसे वो डांट रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, सबने देखा, दुनिया देखी है उसको। तो इन सब चीजों से सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आज इस ट्रेड डील से या जो हमारा जो ये टैरिफ कम हुआ है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम पूरे देश में जो हमारा बजट आया है, जिसमें हमने कैपेक्स जो है 12 लाख करोड़ के आसपास बढ़ाया है, और उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हम बूस्टअप करने की बात कर रहे हैं, या उसके जरिए हम जो एक तरह से मदर ऑफ डील जो है जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, तो आज के डेट में जो
2-3 साल में हमारा जो एक स्वरूप बनने जा रहा है, उसका अंदाजा कहीं अमेरिका का भी है, उसका अंदाजा आज पूरे यूरोप को भी है। पूरे पश्चिमी देश ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है बूम अप कर रही है, किस प्रकार और से इसमें भारत कोई अपनी शक नहीं अर्थव्यवस्था सर। की देखिए किस ये बड़ी मजबूती बड़ी के डील और की ही बात है जी, बड़ी डील की बात है। महेश जी मैं वापस आऊंगी, लेकिन आफ्ताब जी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप सच नहीं सुनना चाहते। आपको अभी महेश जी ने कितने प्रॉपर तरीके से बताया कि डील के बाद में क्या इम्पैक्ट, टैरिफ के बाद में क्या इम्पैक्ट, लेकिन आपने वो चीज सुनी नहीं, आप तथ्यों को सुनना नहीं चाहते। आपके मेहमान समझाते हैं कि ईरान से आप लोग क्यों भाग गए, बीजेपी की सरकार क्यों भाग गई, वहां पे अरबों अरे ईरान में कौन सी बीजेपी की सरकार थी जनाब, ईरान में कौन महेश जी आपने ईरान में सरकार बना ली, हमें जानकारी तक नहीं रही, बताइए। देखिए अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये दरिंदे लोग हैं, ये दरिंदों का देश है। यहाँ दरिंदगी की, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, मासूम लड़कियों को उठाते हैं, ये उनके साथ बलात्कार करते हैं, वहां मासूम बच्चों को उठाते हैं, उनका गला रेत देते हैं। उसके बाद ये लगातार वहां सारे मानवीय कुकृत्य का सारे हदों को पार कर गए हैं। दूसरी तरफ देखिए जो वहां टीटीपी है, वो किस प्रकार से इनके लिए आफत बना हुआ है। नहीं लेकिन महेश जी टीटीपी को तो दरअसल बनाया इन्होंने ही। आफ्ताब मुंगेरी मैं बिल्कुल समझती हूँ। देखिए यहाँ पे किसी को नीचा दिखाना या फिर उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप खुद अपने तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। और लेकिन प्रवेश जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रवेश जैन जी, आफ्ताब मुंगेरी ने एक बीच में ये पॉइंट उठाया, मैं सवाल आपसे लूं, लेकिन इस बीच इस पूरे यूएस और इंडिया ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। रहने वाला युवा युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा वो भद्दा दृश्य, जिस प्रकार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने आए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाई हुई थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी
आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील, और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है जो इतने वर्ष, एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को ये बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देश हित को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, उन्होंने कई बड़ी बातें इस दौरान मेंशन की, खासतौर से बीती रात जो ट्रेड डील हुई यूएस और भारत के बीच में, और इसको लेकर भी उनकी तरफ से जानकारी जरूर स्पष्ट की गई। एक लंबे वक्त से जरूर कोशिशें की जा रही थी बीच का रास्ता निकालने के लिए, लेकिन आखिरकार मित्रता, जिस मित्रता की बात कही गई उसको समझिए। और यहाँ पर पीयूष गोयल ये जरूर कह रहे हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मित्र हैं। खुद लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात का कई बार जिक्र करते रहे हैं और यही मित्रता ही आखिरकार काम आई है। प्रवेश जैन जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाह रही थी। देखिए, अब मुझे जरा ये बताइए, दोनों चीजों को लेकर इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अगर हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार एक्सपोर्ट में हम लोग हमेशा बहुत आगे की तरफ रहते हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं। जब अगर पाबंदियां, सैंक्शंस या टैरिफ लगता है तो कुछ रुकावटें, कुछ बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन क्या ये बदलाव, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आफ्ताब जी ये दावा कर रहे थे कि भाई कई इंडस्ट्रियां हमारी बंद हो गई, हमने बहुत ज्यादा स्थिति को ऊपर नीचे कर दिया, बदलाव जरूर आया। ये जरा बताइए कि क्या बदलाव आया, और अब जब ये टैरिफ बहुत कम, आधे से भी आधा हो गया, तो आने वाले वक्त में आखिर क्या और चेंजेस नजर आने वाले हैं? आफ्ताब मुंगेरी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग बजट के अंदर डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर की बात करते हैं, हम लोग रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, आप लोग टेररिस्ट की बात करते हैं, आप लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, आप लोग टेररिस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप तुलना किसकी कर रहे हैं? आप हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी की हैसियत से आज आप इस चैनल पर इन्वाइटेड हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि इतनी बौखलाहट आपके अंदर क्यों है? एक एक हिंदुस्तानी हमारे देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और हम टेररिस्ट को कतई बर्दाश्त नहीं करते और नहीं करेंगे। आप ईरान से क्यों भागे? मुझे ये जवाब दे दे। ईरान से क्यों भागे? मुझे ये जवाब दे दे। ईरान से क्यों? आप पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले पूरी प्रिपरेशंस के साथ आइए। आपको चैनल ने अगर बुलाया, इंडिया पर आप प्रसारित हो रहे हैं, तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप कुछ भी यहाँ पर आएंगे और आप बकना शुरू कर सकते हैं। मुझे ये बताए ना, ये दो सवाल मुझे जवाब दे दें, दो सवाल कि अब्बू को राजी करने के लिए ईरान से भागे, आप दूसरा जो है रूस से भागे, तभी अब्बू राजी हुआ। मुझे ये जवाब दे दे, बस बात खत्म हो गई। हम लोग भागते नहीं, हम लोग अपनी अस्मिता को जीवित रखते हैं, हम लोग सम्मान के साथ बात करते हैं, हम लोग घुटने नहीं टेकते। आपके प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके घुटने टेकते होंगे, हम लोग बिल्कुल स्वाभिमान के साथ बात करते हैं। तो इसलिए इस तरह की आप बयानबाजी मत करिए। जवाब दे दे, अब्बू को राजी क्या किया? मुझे इतना जवाब दे दे, अब्बू को डोनाल्ड ट्रंप को राजी अरे कैसे किया? आफ्ताब जी, जरा तय कर लीजिए। देखिए, फादर विल बी फादर, और आप भी बखूबी जानते हैं, भारत, आपके अब्बू तो भारत ही हैं,
और रही बात, आप अभी तक जिन्हें अपना अब्बू बनाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने आपको झटक दिया ना, यही इसी बात को लेकर बड़े आप एक तरह से गलबहियां कर रहे थे, बहुत उछल रहे थे कि अरे देखो हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दिया, हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दिया। लेकिन प्रवेश जी अब आईना दिखा दिया, अमेरिका भी जानता है, बस पाकिस्तान जानता है, ये मानना नहीं चाहता। वो जानता है कि हिंदुस्तान के आगे वो कहीं से कहीं तक टिकता नहीं है, और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है। प्रवेश जी, मैं तो ये कहूंगा कि आफ्ताब मुंगेरी को इस चैनल पे, इस पैनल बुलाने की जरूरत क्या थी? जो ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ जानकारी नहीं हिंदुस्तान के बारे में, जिसको हिंदुस्तान के रस्मों रिवाज, यहाँ की सभ्यता की बिल्कुल अकल नहीं है, बेअकल प्राणी को आपने यहाँ बुला लिया। अगर आप मदारी को बुलाओगे तो तमाशा ही करेगा, बाकी कर क्या सकता है वो? तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं हेट करता हूँ। हम एक पड़ोसी को पड़ोसी के नजरिए से देख रहे हैं, सम्मान के नजरिए से हम देख रहे हैं, लेकिन जो सांप को आप कितना ही पाली दूध पिलाइए वो जहर ही उगलेगा। तो ये महज जहर उगलने का काम कर रहे हैं, इन्हें नॉलेज है नहीं, और बेकार में आपने इनको बुला करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आफ्ताब मुंगरी जी भले ही इस चीज को मानना या जानना नहीं चाहते, उनकी अपनी एक बड़ी मजबूरियां हैं। यहाँ पर यूके देवनाथ जी, मैं मानती हूँ आफ्ताब मुंगरी जी की अपनी मजबूरियां होंगी, क्योंकि देखिए उनके यहाँ तो डेमोक्रेसी के नाम पर अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो सलाखों के पीछे डाल देते हैं। प्रधानमंत्री पर जिस तरह से प्रताड़ना की जाती है, जो बार बार हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ यूके देवनाथ जी, आखिर आने वाले वक्त में किस बात का ऐसा डर पाकिस्तान को सता रहा है जो इस ट्रेड डील से, इसके पहले मदर ऑफ ऑल डील तो हुई जिसका जिक्र भी यहाँ पे ये कहा जाए बीजेपी की तरफ से किया गया, महेश वर्मा जी की तरफ से, अब ये अगर यूएस ट्रेड डील इंडिया के साथ में होती है तो किस चीज की सबसे ज्यादा चिंता यहाँ पर पाकिस्तान को सामने नजर आ रही है? नैना जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल होनी चाहिए ये कि वो अपना व्यापार किस तरह से बनाए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बने, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाए। अब एक मोटा सा अंदाजा देता हूं। देखिए, भारत का एक्सपोर्ट जो है पिछले साल 775 बिलियन डॉलर था भारत का एक्सपोर्ट। इसके तुलना में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पिछले साल महज 40 बिलियन डॉलर था। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से 20 गुना ज्यादा पड़ जाता है। तो पाकिस्तान को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें अपना प्रोडक्शन बेस बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें अपने यहाँ पर हेल्दी इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में दिक्कत क्या है कि हेल्दी इन्वेस्टमेंट, ये दुनिया भर से लोन लेते हैं, लेकिन वो लोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? शायद देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है एंड यूज सर्टिफिकेट। जब भी वर्ल्ड बैंक या IMF एक लोन देती है तो मॉनिटर करती है क्लोजली कि फाइनली उस लोन का इस्तेमाल कहां पर हुआ। तो जैसे पाकिस्तान में जो लोन आता है, जब उसकी अमाउंट में पढ़ता हूं तो हैरान रह जाता हूं। 40 बिलियन डॉलर इनको वर्ल्ड बैंक दे रही है अगले 10 साल में। ये बहुत बड़ी फिगर है। IMF ने इनको 7 बिलियन डॉलर का लोन दिया और 1.2 बिलियन और दिया क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स के लिए। और ये जो 7 बिलियन डॉलर का IMF का लोन था, ये रोल ओवर लोन दिया गया है इनको पुराना लोन चुकाने के लिए। तो अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी चल कैसे रही है? चीन से कुछ मदद मिल जाती है, सऊदी अरेबिया से कुछ खैरात मिल जाती है, UAE में जब भी इनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं UAE में, या इनके आर्मी चीफ भी काफी पावरफुल हैं, वो सऊदीया जाते हैं, UAE जाते हैं, कुछ मिलियन रुपीस या कुछ बिलियन रुपीस ले जाते हैं। तो पाकिस्तान को अगर अपनी इस खराब आर्थिक हालत से निकलना है, इन्फ्लेशन वहां पर जब भी देखिए 20%, 30%। आफ्ताब जी अभी तक तो हर चीज को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे, आपने तो उनको निशब्द कर दिया एकदम, आपने क्लीन बोल कर दिया। अब शायद उनके पास में जवाब भी नहीं होगा, अभी तक लगातार वो कुतर्क करने की कोशिश कर रहे थे। आफ्ताब जी की अगर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँ वो भी जरूर लूंगी, लेकिन यूके देवनाथ जी, आपने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त एक और चीज पे जरूर चिंता जाहिर करनी चाहिए, उसके अंदरूनी मसलों पर, किस तरह से जो उसने हमेशा बर्बरता की बलूचिस्तान में, और यहाँ पर एक बार फिर बड़ा स्वरूप जो नजर आता है, कई दशकों का सबसे विध्वंसक स्वरूप नजर आता है, और पाकिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम पर उसने बड़ा पैसा लिया, दुनिया से बड़े इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन वहां पर जनता को कुछ नहीं मिला। यूके देवनाथ जी। नैना जी, जब कोई देश आगे बढ़ता है तो जाहिर बात है कि पूरे देश को मिलकर आगे एक साथ बढ़ना पड़ता है। पाकिस्तान में जरा कुछ प्रैक्टिकली दिक्कतें आ गई।
आजादी के बाद से ही वहां पे जो पंजाब के सुन्नी मुस्लिम हैं उनका दबदबा रहा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, फौज हो। तो हुआ क्या कि जितनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन होती है, रेवेन्यू जनरेशन होती है, वो ज्यादातर माइग्रेट कर जाती है पंजाब की तरफ या पाकिस्तान की आर्मी की तरफ। अब जैसे हम बलूचिस्तान का नाम ले रहे हैं, बलूचिस्तान की क्षेत्रफल पाकिस्तान की क्षेत्रफल का 46% है, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट बहुत ना के बराबर रहा है।